अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि इस वक्त पर जो रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट्स में जो जॉब आई हुई हैं, पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट्स, और इस टाइम पे एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर मुख्तलिफ जॉब्स के हवाले से बंदा थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ी सी तैयारी करे तो वो क्वालिफाई कर सकता है एक अच्छा मौके में। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी तरह की जॉब्स आई हुई हैं, किस किस स्केल के लिए जॉब्स आई हुई हैं, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की तैयारी हमने कैसे करनी होती है, इस तमाम चीज़ों के हवाले से। एक तो ये कि जो आज की पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट्स की जो जॉब्स आई हुई हैं, जिसको हम रेस्क्यू 1122 की जॉब्स भी बोलते हैं, तो ये चीज़ की डिटेल आपको पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट्स वाली वेबसाइट और इसके साथ साथ पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट दोनों से मिल सकती है। लेकिन इस वीडियो को जानने का मकसद ये है कि इस वीडियो पर हम आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट की तैयारी बताएंगे और बीइंग साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में साइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखा जाता है, तो थोड़ा सा हम इसको भी टच देंगे। और इसके साथ साथ ये वीडियो आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर देगी आपके अप्लाई करने क्राइटेरिया से लेकर आपकी सीट्स, आपकी क्वालिफिकेशन और साथ में आप इस सीट के लिए एलिजिबल भी हैं या कि नहीं है, इन तमाम बातों के हवाले से। एक तो ये कि जो ये रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो जॉब्स आई हुई हैं उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 14/10/2022 है, 14 अक्टूबर, और आई थिंक आज 2-3 अक्टूबर तो हो ही गई है, इसलिए टाइम बहुत शॉर्ट है। तो आप इमीडिएट अप्लाई करें, विद इन 10 डेज आप कोशिश करें कि आप अप्लाई करके आप ताकि नेक्स्ट अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके साथ साथ जो ये रेस्क्यू 1122 की जॉब्स आई हुई हैं, ये एज ए एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 18 डिस्ट्रिक्ट से कमोबेश जो पंजाब के 18 अजला है, जिसके अंदर पंजाब के कहीं का भी डोमिसाइल होगा तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमोबेश सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप कहीं के भी हों पंजाब से तो आप पंजाब इस एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे आपका उस डिस्ट्रिक्ट में नाम है या चाहे नहीं है, दोनों सूरत में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कि अब जॉब्स कितनी तरह की हैं, तो पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है। अच्छा, अब अगर हम जॉब्स की बात कर लें कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, सबसे पहले है बीपीएस 11 के अंदर 11वें स्केल की, जिसको हम एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बोलते हैं। और एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए जो तालीम उन्होंने मांगी है वो आपके पास कोई भी पैरामेडिकल डिप्लोमा या फिर नर्सिंग डिप्लोमा। अब पैरामेडिकल डिप्लोमा पंजाब फार्मेसी काउंसिल करा रही है, जिस तरह से डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, ओटीए हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हो गया, और नर्सिंग का डिप्लोमा हो गया। कोई भी अगर आपके पास पैरामेडिकल डिप्लोमा है 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, तो आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं और आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो उम्र मांगी है 20 से 30 साल इन्होंने एज मांगी है, 20 से 30 साल। इसमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन भी होती है कि अगर आप पहले से रेस्क्यू के डिपार्टमेंट्स में ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपकी 20 से 30 साल के साथ साथ आपकी 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन भी होगी। इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे सीट्स आई हुई हैं वो एमरजेंसी ऑफिसर्स की आई हुई हैं, जो कि बीपीएस 17 के अंदर होते हैं, जो एमरजेंसी ऑफिसर हैं। इसके लिए जो उन्होंने आप लोगों से तालीम मांगी है उसके अंदर आप लोगों ने अगर एमए कर रखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है, सोशल वर्क के अंदर है, मैस कम्युनिकेशन के अंदर है, या इसके साथ साथ अगर आप सोशियोलॉजी के अंदर है, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर है और आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस है, और तो एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, तो एक्सपीरियंस वालों को तरजीह मिलती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सपीरियंस ना हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर से अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट्स में मास्टर है, जो मैंने दोबारा से रिपीट कर दूं, एमरजेंसी ऑफिसर 17 स्केल गजटेड ऑफिसर होते हैं, इसके लिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल वर्क हो गया, मैस कम्युनिकेशन हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ठीक हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और वगैरह, ये सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 25 से लेकर 35 साल तक मांगी हुई है और इसका सिलेबस क्या होगा वो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट से लेकर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट पीईएसडी रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर से आपको नो हाउ होना चाहिए, मतलब आपको मैथ्स कम्युनिकेशन की, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स आइडिया हो। इसके साथ साथ आपको एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको नाउ हाउ हो, तो इस तरह से आपकी तैयारी हो सकती है।
नेक्स्ट आपके लिए जो सीट्स होगी वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर ये 17 स्केल की सीट्स होती हैं। इसके लिए जो तालीम मांगी है उसके लिए आपका MCS हो, कंप्यूटर साइंस में मास्टर हो, या फिर BS हो, आपने बैचलर इन साइंस जो कि कंप्यूटर साइंस में आपने BS 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ हो, या इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर आपका एक्सपीरियंस है कोई 3 साल तजर्बा वगैरह आपका है तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा अगर आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट से एज ए CRI, तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए जो एज मांगी है उन्होंने वो 25 से लेकर 45 साल, फ्राम 25 टू 45 ईयर एज इन्होंने मांगी है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सीट्स आ रही है वो फार्मासिस्ट की सीट्स हैं। फार्मासिस्ट 17 स्केल की इन्होंने मांगी है। इसके लिए D फार्मेसी आपका सेकंड डिवीजन के अंदर होगा, फॉर्म D। तो फिर आप इजीली 4 ईयर जो प्रोग्राम होता है फॉर्म D फार्मेसी, तो वो आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए 25 से लेकर 35 साल तक तकरीबन इन्होंने एज मांगी है। उसके साथ साथ RSO रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, BPS 16 के अंदर होते हैं, ये भी गस्टेड ऑफिसर होते हैं। इस टाइप पे उन्होंने सीट्स मांगी हैं। वो उसके अंदर आपका अगर मास्टर है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, हेल्थ साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर साइकोलॉजी में, ठीक है, या इससे मुंसलिक आपका फील्ड्स है, तो फिर आप रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर BPS 16 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 20 से लेकर 30 साल तक इन्होंने एज मांगी है जो कि आप एलिजिबल होंगे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपकी सीट्स हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर की सीट्स हैं जो कि BPS 16 की है। ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप लोगों ने BS या फिर मास्टर ग्राफिक डिज़ाइन में किया हुआ है और 2 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर की सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात ये भी गस्टेड ऑफिसर है, 16 स्केल की सीट्स हैं। और इसके लिए जो एज मांगी है उन्होंने एज 25 से लेकर 35 साल तक इन्होंने एज मांगी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सीट्स आ रही है वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनका काम ट्रेनिंग देना होता है, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। ये भी BPS 16 की सीट्स हैं जो कि 16वें स्केल की सीट्स है। ये भी गस्टेड ऑफिसर है। इसके लिए अगर आपने मास्टर किया हुआ है, अगर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है, सोशल वर्क के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर है, मैथ्स काम के अंदर है, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर है, या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर है, और इसके साथ साथ अगर आपका 2 ईयर इस फील्ड का एक्सपीरियंस है तो फिर आप सीनियर इंस्ट्रक्टर की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए मैंने एज जो मांगी है वो 25 से लेकर 35 साल तक इसके लिए एज मांगी है। नेक्स्ट जो आपकी सीट्स है वो फोटोग्राफर या फिर कैमरामैन की सीट्स है। ये भी 14 स्केल की सीट्स, और 14 स्केल की सीट्स कोई आम सीट्स नहीं होती। 14 स्केल की सीट्स भी एक अच्छी सीट्स होती है। इसके लिए सिर्फ आपने जस्ट ग्रेजुएशन कर रखो, और अगर आपके पास कोई कैमरा मैन का डिप्लोमा है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं कि आप फोटोग्राफर कैमरा मैन की सीट्स के लिए 14वीं स्केल के सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है। ये तो थी इन सीट्स का तारुफ जो कि आप लोगों को बताना लाजमी था कि ताकि अगर आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर आप लोग इमीडिएट अप्लाई कर दें। आपका अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पे या फिर मुख्तलिफ तरह के कॉलेजेस भी बैठे हुए होते हैं, ठीक हो गया, तो वो भी आपकी हेल्प और रहनुमाई कर सकते हैं। बखर डिस्ट्रिक्ट से अगर मैं बात कर लूँ, अहमद मेडिकल कॉलेज हो गया, प्रोफेसर अकेडमी हो गई, ठीक हो गया, तो ये वो इदारे हैं जो कि आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट्स के अंदर से आप किसी भी फर्द से मिलें तो भी वहाँ से भी आपकी रहनुमाई हो जाएगी, या आप फर्दर आप हमें कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिख के अगर आप सेंड करते हैं तो फिर वहाँ से भी हम आपके मुकम्मल तौर पे रहनुमाई कर देंगे, तो आपके मुकम्मल तौर पे हेल्प हो जाएगी। अच्छा, ये तो थी सीट्स का तारुफ। अगर आपके इनमें से कोई भी तालीम है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप इमीडिएट अप्लाई कर दें। और इसकी 2 जगह पे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस से भी मिल सकती है और इसके साथ साथ आपको पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट से मिल सकती है। अब सीट्स के तारुफ के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि इसके लिए क्या कुछ आपके पास होना चाहिए। आपके ये तो ठीक क्वालिफिकेशन हवाले से, अब कुछ जनरल बातें मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको मेडिकली हवाले से, साइकोमेट्रिक्स हवाले से, रिटन टेस्ट के हवाले से और इन तमाम के हवाले से, ताकि आपको पता चल सके कि जी मेरी तालीम तो पूरी है, नेक्स्ट मेरे लिए फ़ायदा है या कि नहीं है इन सीट्स पे अप्लाई करने का। तो इसके हवाले से अभी मैं आप लोगों को बताने लगा। अब एक चीज़ तो ये कि अगर आप लोगों का जो कद है वो 5 फुट 6 इंच हो अगर, तो वो ज़्यादा सूटेबल है कि आप इस सीट्स के लिए आप फ्रंट लाइन पे होंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी चेस्ट ये 33 अगर आपकी चेस्ट है तो फिर आप इस सीट्स के लिए ज़्यादा एलिजिबल होंगे। और उसके साथ साथ अगर आपकी BMI 30 तक है, 30 तक BMI बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो 30 तक होने से मुराद ये है कि आप BMI कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। उसका निकालने का तरीक़ाकार बता देते हो ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए। उसके लिए आप गूगल पर डायरेक्ट जाके लिखिए BMI कैलकुलेटर,
तो वो BMI बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर निकल आएगा। वो वहाँ पे 3 चीज़ें मांगेगा, आपकी हाइट कितनी है, आपका हाइट यानी कद कितना है आपका, आपका वेट कितना है, ठीक हो गया, और इसके साथ साथ आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, और एक चीज़ गालिबन और है। तो वो जब आप वहाँ पे आप उसको पुट करके BMI कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल, सॉरी आपकी तीसरी चीज़ थी आपकी एज कितनी है, एज, हाइट और वेट, इन 3 चीज़ों को मिला के आपके BMI निकल सकते। तो ये आप इजीली सारे लोग ही निकाल सकते हैं। अगर आपके BMI 30 तक है, 30 तक, तो फिर आप के लिए इजी है कि आप लोग सीट्स के लिए ज़्यादा, हर तरह की सीट्स के लिए, मतलब जो भी मैंने बताई इस तालीम के अंदर, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल सीट्स होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका प्रोसेस कितने तरीके उसमें होते हैं। ये कुल 4 प्रोसेस से गुजर के आपने सिलेक्ट होना होता है। इसके लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। रिटन टेस्ट के साथ ही अक्सर साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी दे देते हैं। जैसे आपको रिटन टेस्ट आप लिखते हैं, साथ में ही दूसरा पेज आपको, दूसरा पर्त भी आपको थमा दिया जाता है जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का होता है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट की मुकम्मल रहनुमाई समझने के लिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, अगर आप लोग डायरेक्ट हैंडसम माइंड यूट्यूब चैनल बाय डॉक्टर बिलाल अहमद राना लिख के, या फिर हैंडसम माइंड बाय डॉक्टर बिलाल अहमद राना साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखें, तो फिर वो इजीली आपको डायरेक्ट यूट्यूब से मेरी वीडियो निकल आएगी जो कि आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी के हवाले से आपकी सारी रहनुमाई होगी। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर इस वीडियो में हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट की डिटेल बताई, तो इसलिए आप साइकोलॉजिकल टेस्ट को उस दूसरी वीडियो से आप रहनुमाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल इन कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे तो वहां से भी आपको मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई की जाएगी। अच्छा, जब हम अपने असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि मैंने बताया कि एक चीज़ सबसे पहला पॉइंट आप रिटन टेस्ट होता है, इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट, तीसरे नंबर पे आपका फिजिकल स्किल टेस्ट होता है, चौथे नंबर पे आपका इंटरव्यू होता है। ये 4 चीज़ अगर आपकी होंगी तो फिर आप लोग इस सीट के अंदर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अब रिटन टेस्ट के अंदर तो जिस सब्जेक्ट्स के लिए जो चीज़ मांगी गई है तो उसी सब्जेक्ट्स के वो पढ़ के जाए, ठीक हो गया। इसके साथ साथ आप किसी भी मुतालिक रेस्क्यू वाले फर्द से आप नोट्स वगैरह मिल जाए तो वहाँ से भी आपकी रहनुमाई हो जाएगी आपकी, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से। अब दूसरे नंबर पे चीज़ है साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी के हवाले से, यानी जो आपको मुताल्लिका सब्जेक्ट से आप उसी को पढ़ के जाएं, काफ़ी हद तक वो वहाँ से आते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के जो सवालात होते हैं, रेस्क्यू से मुताल्लिका, फर्स्ट एड से मुताल्लिका, एमरजेंसी से मुताल्लिका, मैनेजमेंट से मुताल्लिका, और इन चीज़ों से मुताल्लिका आप लोग तैयारी करके जाएं तो आप अच्छे खासे आप टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे चीज़ आती है, रिटन आपका क्वालिफाई हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट। वो रिटन टेस्ट के साथ ही अक्सर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी दिया जाता है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं आपको बीइंग साइकोलॉजिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्रिपल स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताने लगा हूँ कि जिससे आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं और साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका अच्छा पास हो सकता है। तो चंद लफ्जों के अंदर बताऊंगा, अगर आप इससे ज़्यादा सीखना और समझना चाह रहे हैं तो मैंने बताया कि आप मेरी मुताल्लिका वीडियो देख लेंगे, अदरवाइज इन लफ्जों को सुन के आप बहुत कुछ सीख सकेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से। कि नंबर एक बात तो ये कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए लाजिम है कि आप डिपार्टमेंट्स की नेचर को समझें। मसलन ये कि रेस्क्यू 112 डिपार्टमेंट्स है, इनको किस तरह का बंदा चाहिए होगा, जो दिलेर हो, हिम्मत वाला हो, हौसले वाला हो, कामचोर हो, मेहनती हो, लगन वाला हो, और इसके साथ साथ ज़्यादा झूठ भी ना बोलता हो, ठीक हो। ये 5-6 चीज़ें हैं। अगर आपने ये बातों को अपने माइंड के अंदर रख के और पॉजिटिव हो कि अगर आपने रिप्लाई करने की कोशिश करी, आंसर दिया, तो फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छा तस्वुर किया जाएगा कि डिपार्टमेंट आपसे चाहता क्या, ये चीज़ डिपार्टमेंट की नेचर है। मसलन कहीं पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हादसे हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप शेर दिल है तो वहाँ पे आप डट के खड़े होंगे, बुज़दिल नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए आपकी ये चीज़ें मैटर करते हैं कि आपने इन चीज़ों को माइंड के अंदर रख के अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखना है। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, और ये बड़ी ही कीनली बात है और मुझे उम्मीद है कि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। वो ये कि अक्सर जो सवाल चलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, उसके अंदर 5 पॉइंट लिकरेट स्केल लगाया जाता है। 5 पॉइंट लिकरेट स्केल क्या है? 5 पॉइंट लिकरेट स्केल ये है कि एक सवाल, उस शुरू में स्टेटमेंट होती है, सवाल हो, तो एंड पे आपके पास 5 वो होते हैं ऑप्शन, मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, और अपना शदीद मुत्तफिक, शदीद गैर मुत्तफिक, और न्यूट्रल मुतजब्ज़ब, यानी कि एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल। और उसके अंदर अगर आपको ज़्यादातर यही सवाल आ रहे हैं, रेस्क्यू में भी ज़्यादातर यही सवाल आ रहे हैं इस टाइम पे भी, जिसको हम 5 पॉइंट लिकरेट स्केल लगा के लगाए जाते हैं। तो उसको क्वालिफाई करने का तरीकाकार ये है कि आप जनरल बातों को तो एग्री और डिसएग्री की हद तक ही रखें कोशिश करके। स्ट्रांगली का रफ ज़्यादा लगाने की कोशिश ना करें, वो आपकी माइंड की इंटेंसिटी को शो करता है, यानी बहुत ज़्यादा को शो करता है, इसलिए आप स्ट्रांगली के लफ्ज़ की तरफ जाएं ना, बस एग्री और डिसएग्री की तरफ ज़्यादा रहें। फिर जहाँ पे आपको लगता है सवाल कन्फ्यूज
कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे तो उसकी समझ ही नहीं आ रही कि इस सवाल की वजह से मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, तो वहां पे आप न्यूट्रल का ऑप्शन लगा दें कि मैं इस सवाल से कुछ भी नहीं कहता, तो वो आपका सवाल कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे न्यूट्रल लगा दें, मतलब ये है कि जहां जहां से आपको समझ नहीं आती, 100 नंबर के 100 सवाल पूछे गए हैं, आपको 4 5 6 7 10 की समझ नहीं आए, तो वहां पे आप न्यूट्रल करते जाएं। तो इस तरह से आप इजीली साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ आपने अगर कोई स्टोरी टाइप, अगर कोई कहानियाँ टाइप, ड्राइंग टाइप, या कोई तस्वीरें दिखा के कहानियाँ लिखने को कहा जाता है वगैरह वगैरह, तो फिर आपने वहाँ पे एक अच्छा करेक्टर को तस्वुर देकर एक पॉजिटिव होकर लिखनी है। मिसालन लड़का और लड़की 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, तो आप उनको बहन भाई का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता कुछ इस तरह से बना के देंगे, तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव रिएक्शन की तरफ जा रही होगी ये बात। तो ये थी बेसिक्स बातें साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो कि आप मेरी दूसरी वीडियो में मैंने डिटेल बताई है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। जब आपका इसका रिजल्ट आ जाता है, रिटन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, और आपको कहा जाता है ये वो आर क्वालिफाई फॉर फिजिकल टेस्ट, तो फिर फिजिकल टेस्ट की क्वालिफाई के लिए जब आपका नाम आ जाए पीटीएस पे, आपके पास मैसेज पे, जीमेल पे, वो मैसेज भी कर देते हैं, जीमेल भी हो जाती है आपको पीटीएस वालों की तरफ से, तो फिर नेक्स्ट आपका फिजिकल टेस्ट है। अब फिजिकल टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है? फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए आपने एक अच्छा जो काम करना है, सिंपल, वो ये है कि आपका जैसे फिजिकल टेस्ट के लिए नाम आ जाए, तो फिर आपने अपनी रनिंग को ज़्यादा करें। रनिंग से मुराद ये है कि आप डेली की वॉक ज़्यादा करें, भागना शुरू करें। आपकी जितनी अच्छी रनिंग बनेगी कि आपने 10 मिनट के अंदर अंदर आपने 1 माइल पास करना होता है, तो आपकी रनिंग की वजह से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, डंड निकालना, पुशअप करना, और इस तरह की हो गई। तो जब आप थोड़ा सा पंचुअल तरीके से आप ये करते हैं, और अगर आपको लगता है कि जिस्म वीक है, तो उसके लिए आप जिम ज्वाइन कर लो। जो बॉडी के ऊपर प्रेशर देने वाली, स्ट्रेच करने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, उसको थोड़ा सा जब आप करेंगे, तो उससे आपका जो बॉडी का है, अगर 31-32 पे, तो वो 33 तक जा सकती है इजीली। और इसके साथ साथ अगर आपका जो रनिंग है, तो आपने 10 मिनट के अंदर 1 मील को पास करना होता है, ठीक हो गया। तो वो आप जब आप रनिंग करते हैं, तो वहां से इजीली आप लोग पास कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें थी जो कि फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके लिए क्वालिफाई है। और इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट है इंटरव्यू का पास। इंटरव्यू के अंदर आप लोगों ने लेके जाना होता है अपना साथ में फिजिकल वो मेडिकल। अब इंटरव्यू का जो मेडिकल लेके जाना होता है, वो आपने करीबी टीचिंग हॉस्पिटल या आपको जो करीबी डीएचक्यू हॉस्पिटल है, वो एक्सेप्टेबल होते हैं। डीएचक्यू हॉस्पिटल से आपका मेडिकल बनता है इंटरव्यू करने के लिए, और वहां से उसके अंदर आपकी आई साइट्स हो गई, आंखों के हवाले से वगैरह वगैरह, ठीक हो गया, ये चीजें हो गई आपकी। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट हो गया, ठीक हो गया, HIV का टेस्ट हो गया, ये चीजें हो गई आपकी, ठीक हो गया। और आपकी आई साइट्स वगैरह, बस ये 4-5 चीज़ें होती हैं। और आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, किसी भी हवाले से फिजिकल फिटनेस के मुकम्मल तौर पे, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर, एक फॉर्म निकलता है, वो डीएचक्यू वाले बना देते हैं इजीली। तो वो आपने साथ लगाना होता है। उसके साथ आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, और साथ में NIC और साथ में पासपोर्ट साइज तस्वीरें, ठीक हो गया। 2 तस्वीरें ले जाए तो आई थिंक काफ़ी रहती हैं, ठीक है। वो आपने इंटरव्यू के लिए लेके जानी होती है। जब आप इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे आपके इंटरव्यू के लिए लेके जाने के बाद अब आपने वो डॉक्यूमेंट्स और साथ में बाकी चीज़ें लेके जानी है। तो फिर आपने करना क्या है, आपका जब वो इंटरव्यू के लिए आप पेश होते हैं, तो आपको अपना तारुफ को कराने के लिए आपको पूछा जाता है, आपने उसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह कराएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अपने आप को थोड़ा सा आप सूटेड बूटेड अच्छे तरीके से करके जाएं, कि जिसके अंदर आपका प्रॉपर 2 पीस लगा हुआ हो, और आपके जूते पॉलिश किए हुए हैं, बालों की कटिंग प्रॉपर हो आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और जितना आपसे पूछ रहा है, सिर्फ आपने उतना बताना है। मसलन ये है कि आप उससे ज़्यादा बताने की कोशिश ही ना करें। अगर आप उससे ज़्यादा हैं उस फील्ड के अंदर जो आपसे पूछा गया, तो भी आप कोशिश करें जितना पूछ रहे हैं आप उतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी समझ के भी बाद दफा रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ, बता अगर वो कोई फ्लेक्सिबल बंदा हो, तब आप अगर एक्स्ट्रा आपने किया हुआ है कुछ, तो आप बता भी सकते हैं, कोई बताने में मना नहीं, लेकिन वो सर्कमस्टांस से डिपेंड करते हैं। तो ये जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पीटीएस, और जो इंटरव्यू होगा वो आपका ठोकर नियाज बेग जो हेड क्वार्टर है रेस्क्यू 1122 का, वो वहाँ पे होगा लाहौर में। और इसके साथ साथ जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो वो आपकी पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पे भी लग जाती है। उसके साथ साथ पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 पंजाब, इसके ऊपर भी आपकी लग जाती है, पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो फिर उसके बाद आपके ट्रेनिंग सेशन होता है 6 मंथ का, और इस तरह से आप अपने ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद आप अपने स्टेशनों पे चले जाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, बहुत कुछ समझ लिया होगा, आपको तालीम भी समझ में आ गई और आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, एक मुकम्मल डिटेल मैंने देने की इसके अंदर कोशिश की है। शायद वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई हो, जो कि मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट किया करने की कोशिश की है इसको। तो बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आए रोज़ हमारे पास कोई भी नई जॉब्स वगैरह आती हैं, कुछ इस तरह की नई मालूमात आती है, तो आप लोगों तक पहुँचते रहे, तो इसके लिए आप लाजमी है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको फ्यूचर के हवाले से और ऐसे साथ में कुछ मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं जो कि आपको लिए जो मोस्ट सूटेबल है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको कैरियर काउंसलिंग के लिए, आपकी फ्यूचर काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हमारी वो वीडियो देख सकेंगे। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप किसी वीडियो से महरूम न रह सके। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको हामी मुनासिब और आपको सिलेक्शन के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और बहुत सारी दुआएं मेरी आपके लिए हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।